Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Lloyd channel. In this video, we are going to discuss the practice MCQs of the Civil Procedure Code, and this will be beneficial for our All India Bar examination as well as any state judiciary examination where the CPC plays an important role. आज मैं आपके लिए कुछ इजी क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ और कुछ थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ बिकॉज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको करने जरूरी है, इसलिए 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मे भी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आंसर्स करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डिक्री इन अ सूट अगेंस्ट सर्टन मेंबर्स ऑफ सेक्ट alleged to be wrongdoers in their individual capacity cannot operate as res judicata in a subsequent suit against other members of the sect। पहले इतनी बात समझिए। सी, एक डिक्री पास हुई है, एक डिक्री आई है अगेंस्ट सर्टन मेंबर्स ऑफ अ सेक्ट जिन्हें माना गया दैट दे वर रॉन्ग डूअर्स और उनके इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये डिक्री आई है, तो इट कैन नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। सब्सिक्वेंट सूट अगर कोई पर्सन फाइल करे, अदर मेंबर्स उसी सेक्ट के अगर फाइल करते हैं, तो दैट विल नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये जो सूट आया है, ये डिक्री जो पास हुई है दैट इज अगेंस्ट द इंडिविजुअल कैपेसिटी। ठीक है, सेक्ट से तो कुछ लेना देना हमें नहीं है। और अब क्या हुआ कि एक रॉन्ग कहीं हुआ, कंप्लेन किया गया। ठीक है, अ रॉन्ग कंप्लेंट ऑफ इन द फॉर्मर सूट वाज दैट, फॉर्मर सूट में एक रॉन्ग कंप्लेन करा गया था दैट द डिफेंडेंट कैरीड एन आइडल, डिफेंडेंट ने एक आइडल को कैरी करा है इन द प्रोसेशन थ्रू सर्टन स्ट्रीट्स पर, एंड दैट सच प्रोसेशन वर इन वायोलेशन ऑफ द प्लेंटिव्स राइट। और वो प्रोसेशन जो था दैट वाज इन वायोलेशन ऑफ द प्लेंटिव्स राइट। तो अब क्या हो सकता है? Is it option A, that is the suit was against the defendant in their individual capacity and not as representing the sect to which they belong। ठीक है, सूट अगेंस्ट डिफेंडेंट था, उनके इंडिविजुअल कैपेसिटी में था, एंड इट वाज नॉट रिप्रेजेंटिंग द सेक्ट टू विच दे बिलोंग। दूसरी बात, दैट सूट वाज नॉट एज रिप्रेजेंटिंग द सेक्ट टू विच द डिफेंडेंट बिलोंग। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और इज इट ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है तो 1 सेकंड का पॉज लीजिए और अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बिकॉज इसका आंसर आपकी आंखों के सामने है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन। So the correct answer to this question will be option number C, that is both A and B. It means the suit was against the defendant in their individual capacity and not representing the sect to which they belong. And secondly, the suit was not representing the sect to which the defendant belong. ठीक है? The next question is, A sues B to recover one of the two properties left by C. C की डेथ हो चुकी है, वो 2 प्रॉपर्टी छोड़कर गया। ए ने बी को सू करा कि वो 2 में से एक प्रॉपर्टी रिकवर करना चाहता है, और उसने ये ग्राउंड लिया कि वो एयर है सी का एंड बी इज नॉट द एयर। He took he sued that on the ground that he and not B is his heir। okay, thereafter he applies to amend his plaint। बाद में वो प्लेंट के अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन डालता है फॉर इंक्लूडिंग द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑल्सो। सेकेंड प्रॉपर्टी को पर भी वो अब सूट करना चाह रहा है, which was left out in the plaint as originally filed। ठीक है, B opposed the application। B ने एप्लीकेशन को अपोज करा फॉर द अमेंडमेंट which is disallowed by the court। A suit by A against B to recover the second property as heir of C would be barred under Rule 2। Rule 2 किस चीज का? Order to Rule 2। okay, Order to Rule 2 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। So we have 4 options। Option A, that is on the ground that A is to be taken or have omitted to sue for it in the first suit। क्या इस ग्राउंड पर Order to Rule 2 का बार मिल जाएगा? Is it option B, that is he made an attempt to include it in that suit which was foiled by the opposition of B? Is it option C, that is both A and B, or is it option D, that is none of the above? Question number 12,
And the correct answer to this question will be option number C, that is both A and B. ठीक है? That means on the ground that A is to be taken to have omitted to sue for it in the first suit, and secondly that is he made an attempt to include it in that suit which was foiled by the opposition of B. The next question is where certain properties have been ordered to be partitioned. ठीक है? एक प्रॉपर्टी के पार्टीशन का ऑर्डर आया था बाय अ डिक्री इन एन अर्लियर सूट. ठीक है, बट पोजीशन हैज नॉट येट बीन डिलीवर्ड. लेकिन पोजीशन अभी तक डिलीवर नहीं करा गया है एंड इज नॉट आर्ग्यूड दैट अर्लियर डिक्री हैज बिकम अनइंफोर्सिबल. और ऐसी भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करी गई है दैट द अर्लियर सूट हैज बिकम अनइंफोर्सिबल. तो अब क्या हो सकता है? Is it option A, that is a fresh suit can be brought for partition of those properties on the ground that earlier decree has not been imposed? क्या हम फ्रेश सूट लेकर आ सकते हैं पार्टीशन के लिए ये ग्राउंड लेके कि अर्लियर डिक्री जो है उसे तो इन्फोर्स ही नहीं करा गया है? और इज इट ऑप्शन बी कि हम फ्रेश सूट नहीं ला सकते, इट कैन नॉट बी ब्रॉट फॉर द पार्टीशन ऑफ दोज प्रॉपर्टी इस ग्राउंड पर कि अर्लियर डिक्री हैज नॉट बीन इम्पोज्ड? इज इट ऑप्शन सी, दैट इज इधर ए और बी, मतलब फ्रेश सूट हम ला भी सकते हैं नहीं भी ला सकते हैं? और इज इट ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 13. And the correct answer to this question will be option number B, that is a fresh suit cannot be brought for partition because जो डिक्री आई है that is still existing. अब डिक्री की एग्जीक्यूशन करा लीजिए, आर्ग्यूमेंट ही नहीं हुई है कि इट बिकम अनइनफोर्सिएबल, कि ये अनइनफोर्सिएबल हो चुका हो, तो यू कैन नॉट ब्रिंग फ्रेश सूट ऑन दैट सेम ग्राउंड. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी. एक्स ने सू करा है ए और बी को ऑन अ प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड बाय ए. एक्स ने ए और बी को सू कर दिया ऑन अ प्रोमिसरी नोट विच वाज एग्जीक्यूटेड बाय ए, और बी जो है वो ए का नेफ्यू है और उसे इसलिए ज्वाइन करा गया है एज अ डिफेंडेंट ऑन द ग्राउंड दैट ए एंड बी आर मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली. ए और बी दोनों जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर हैं, इसीलिए बी को भी डिफेंडेंट के पार्टी में ज्वाइन कर दिया गया है. एंड दैट द नोट वाज फॉर अ डेट बाइंडिंग ऑन द फैमिली. एंड प्रोमिसरी नोट क्यों पास हुआ था? क्योंकि डेट है बाइंडिंग, डेट वाज बाइंडिंग ऑन द फैमिली, तो फैमिली पर डेट अगर बाइंडिंग है इसीलिए एक्स ने ए और बी दोनों को सू कर दिया बिकॉज दे आर द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली. नन ऑफ द डिफेंडेंट अपीयर्स एट द हियरिंग. हियरिंग के दौरान, एक सेकेंड ये मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ. अब क्या हुआ कि हियरिंग के दौरान नन ऑफ द पार्टीज अपीयर्ड. ठीक है, और एक्स पार्टी डिक्री पास कर दी गई अगेंस्ट बोथ द डिफेंडेंट. ठीक है, डिक्री अगेंस्ट ए के अगेंस्ट क्या डिक्री पास हुई? ऑन द ग्राउंड दैट द नोट वाज पास्ड बाय हिम, क्योंकि उसी ने नोट पास करा था इसलिए उसके अगेंस्ट तो डिक्री आई ही. अगेंस्ट बी, अब बी के अगेंस्ट क्यों डिक्री पास हुई? ऑन द ग्राउंड दैट द डेट वाज इनकर्ड फॉर द फैमिली पर्पस. डेट लिया गया था फैमिली पर्पस के लिए और बी तो फैमिली का पार्ट है, ही इज अ फैमिली मेंबर, इसीलिए बी के अगेंस्ट भी पास कर दी गई. अब बी अप्लाई करता है कोर्ट में फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड द डिक्री. वो डिक्री को सेट असाइड कराना चाहता है. कौन? बी. alleging that the sum was not that summon was not served upon him. वो ये एलेज कर रहा है कि समन जो है वो तो सर्व ही नहीं करा गया है बी के लिए. ओके, अपॉन बी, एंड द डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द नोट वाज पास्ड बाय ए वाज नॉट इनकर्ड फॉर फैमिली पर्पस. और उसने ये भी कहा कि हाँ मैंने माना ए ने डेट लिया था लेकिन इट वाज नॉट फॉर द फैमिली पर्पस. आपने मुझे समन देकर बुलाया ही नहीं, ना ही ये डेट फैमिली पर्पस के लिए है, तो मेरे अगेंस्ट आपने डिग्री क्यों पास करी? आप इसे सेट असाइड करिए. बी ने ये बात कही. एंड इट इज नॉट डिस्प्यूटेड दैट द अमाउंट वाज एक्चुअली एडवांस्ड टू ए. ठीक है, इस बारे में कोई बात नहीं होती. इट वाज नॉट डिस्प्यूटेड दैट द अमाउंट वाज एक्चुअली एडवांस्ड टू ए. वी हैव ऑप्शन ए दैट द डिग्री अगेंस्ट ए मस्ट बी सेट असाइड. ए के अगेंस्ट की डिग्री को हमें सेट असाइड कर देना चाहिए. Is it option B that the decree against B must be set aside? B के अगेंस्ट जो डिक्री पास हुई है उसे आप सेट असाइड करिए.
Is it option C that is both A and B, or is it option D none of the above? I hope ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो. Question number 14. And the correct answer to this question will be option number B, that is the decree against B must be set aside. सबसे पहली बात कि उसे तो समन ही नहीं सर्व करा गया, समन भी नहीं सर्व किया गया है, और वो ये भी कह रहा है कि ए ने जो डेट लिया है इट वाज नॉट फॉर द फैमिली पर्पस. तो आप बी के अगेंस्ट कैसे डिक्री पास कर सकते हैं, एंड दैट टू एक्स पार्टी डिक्री. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज A sues B for recovery of possession of certain immovable property. A ने B को sue करा है for recovery of possession of certain immovable property. Okay. Defense is that B is the full owner of the property. Pending the suit, B is adjudged insolvent and his estate vests in the official assignee. Because the order of the adjudication operates. अब ये सारे रीजंस हैं, इनमें से किस में फॉल करेगा ये. सी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि ए ने बी को सू करा है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और उसने ये डिफेंस लिया है कि बी जो है फुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है. पेंडिंग द सूट बी इंसॉल्वेंट हो गया है एंड हिज एस्टेट वेस्ट इन द ऑफिशियल असाइनी. बिकॉज द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन ऑपरेट्स as a statutory transfer of the interest of the insolvent in subject matter of suit to the official assignee. Option B as a non-statutory transfer of interest of the insolvent in subject matter of suit to the official assignee. Option C either A or B, or is it option D that is none of the above? I know ये question थोड़ा सा difficult है, मगर आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा. क्वेश्चन नंबर 15. And the correct answer to this question will be option number A, because the order of adjudication operates as a statutory transfer of the interest of insolvent in subject matter of the suit to the official assignee. ठीक है, option number A is the correct option. Next question is, this is very easy question. Bar to further suit is dealt under which of the following section of CPC? Bar to further suits, and this is the heading. Okay, आप index पढ़ के भी इसका आंसर दे सकते हैं. We have option A that is 12A, option B section 10, option C section 11, or is it option D that is section 12? Question number 16. Bar to further suit की बात हो रही है. And the correct answer to this question is option number D, that is section 12. Bar to further suit is dealt under section 12 of the CPC. Next question is, which of the following deals with the transfer of decree in CPC? Okay, which of the following section deals with the transfer of decree? अगर आपने इंडेक्स पढ़ा है तो you can easily answer this question also. We have options. Option A that is section 25A, option B section 38, option C section 39, or is it option D that is section 25? We are talking about the transfer of decree. Okay, transfer of decree. And the correct answer to this question will be option number C, that is section 39 talks about the transfer of decree. The next question is, which of the following has been repealed by section 7 of CPC Amendment Act of 66 of 1956 in CPC? Which of the following has been repealed by section 7 of CPC Amendment Act? अगर आप इन सारे सेक्शंस को देखेंगे, इनमें से अगर कुछ भी रिपील हुआ है तो उस जगह पर रिपील लिख दिया जाता है एंड बता दिया जाता है कौन से एक्ट के द्वारा रिपील करा गया. ओके, वी हैव ऑप्शंस. इन सारे में से या तो एक दो कुछ भी हो सकता है. दीज आर द स्टेटमेंट्स. वी हैव सेक्शन 68, सेक्शन 69,
सेक्शन 70, सेक्शन 71 एंड सेक्शन 72। इन सारे सेक्शंस में से कौन कौन से सेक्शन को रिपील कर दिया गया है? We have four options. Option A, that is 1, 3 and 5. Option B, 2, 3 and 4. Option C, 2 and 4. Or is it option D, that is all of the above? आप एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। And the correct answer to this question will be option number D, that is all of the above. Okay, option number D will be the correct option. The next question is, no order under section 47. Okay, no order under section 47 to be refused or modified unless the decision of the case is prejudicially affected under which of the following in CPC? No order under section 47 to be refused या modified unless the decision of case is prejudicially affected. ये बात कौन से सेक्शन में करी गई है? Is it option A, that is section 95A? Option B, that is section 90A? Option C, that is section 99A? Or is it option D, that is section 101? Question number 19. And the correct answer to this question will be option number C, that is section 99A says that no order under section 47 to be refused or modified unless decision of the case is prejudicially affected under CPC. Okay, so that means section 99A is the correct answer. और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, which of the following deals with matters for which rules may provide in CPC? अब हम रूल्स की बात कर रहे हैं। रूल्स के लिए एक ही सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी हैव ऑप्शंस सेक्शन 121, सेक्शन 131, सेक्शन 128, और इज इट ऑप्शन डी, दैट इज सेक्शन 130? एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, अगर आपने इंडेक्स पढ़ा है तो इंडेक्स के थ्रू आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। Which of the following deals with matters for which rules may be provided in CPC? And the correct answer to this question will be option number C, that is section 128. Okay, option C is the correct option। और इसी के साथ आज का हमारा CPC का स्पेशल क्लास कंप्लीट होता है। इसमें we did the MCQs and next वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों के साथ शेयर करिए जो AIB के एग्जाम में बैठने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।